नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में, जहां हर कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का आईना होती है। पुरानी धरती के वो किस्से, जहां जादू और न्याय साथ चलते थे, जहां हर वृक्ष के पत्ते में एक कहानी छुपी होती थी। आज हम चल रहे हैं उसी धरती की ओर, जहां एक सम्राट की करुणा, एक रानी की पीड़ा और दो पुत्रों और एक पुत्री की रहस्यमयी यात्रा जन्म ले रही है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत के दक्षिण में हरे भरे पहाड़ों और शीतल नदियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, अन्यपुर। वहां के राजा सम्राट अजय सेन, उसकी आदत थी कि वह आस-पास के शहर का गश्त करता, ताकि वो अपने राज्य के बुरे भले हालात के बारे में उसे पता रहे। एक दिन सम्राट अजय सेन अपने सेनापति के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि यह गरीब किस तरह अपनी जिंदगी बिताते करते हैं। इन्हीं मकानों में तीन जवान लड्डुशकियों के बोलने की आवाज आई। राजा उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे में से झांक कर देखा तो तीन जवान बहनें सिलाई कर रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं किसी हलवाई से शादी कर लूं और इस मशक्कत की जिंदगी से आजाद हो जाऊं। मंजिली बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं राजा के रसोइया से शादी कर लूं, ताकि रोज स्वादिष्ट खाना खाने को रोज मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो, तो मैं भी राजा से शादी क्यों ना कर लूं कि सारा देश मुझे रानी कहे। यह कहकर छोटी बहन हंसने लगी। सम्राट अजय सेन ने सेनापति से कहा कि इस घर को पहचान लो। सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद सम्राट अजय सेन गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे दिन वह तीनों बहनें दरबार में पेश की गई। सम्राट अजय सेन ने रात का किस्सा पूछा तो डर गई, लेकिन सम्राट अजय सेन ने नरमी से कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी वो बताओ। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था सम्राट अजय सेन के सामने दोहरा दिया। सम्राट अजय सेन ने उसी वक्त बड़ी और मंजली बहन की शादी हलवाई और रसोइया से करा दी और छोटी को अपनी रानी बना लिया। कुछ दिनों बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से जलन करने लगीं और सोचने लगी कि इसे किसी तरह सम्राट अजय सेन की नजरों में गिराइए। कुछ महीने बाद छोटी बहन मां बनने वाली थी। उसने अपनी दोनों बहनों को महल में बुला लिया। फिर वे दोनों बहनें रानी सौम्या को शुभकामना देने महल आ आईं। छोटी बहन, जो उनके धोखे से अनजान थी, फिर भी बड़े प्यार से पेश आई। बच्चे के जन्म के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वह बहुत खुशी से राजी हो गई और उन दोनों बहनों ने, बड़ी और मंजली, उन्होंने दिल में मजबूत इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बंदर का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और सबसे बोल देंगे कि बंदर का बच्चा पैदा हुआ है। इसी तरह राजा नाराज होकर या तो उसे मार देंगे या महल से निकाल देंगे। और जब रानी सौम्या का गर्भ धारण का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की राजा से इजाजत ली और खबर करा दी कि दोनों मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंझली बहनें ने आ गई और एक बंदर के बच्चे का इंतजाम किया। रानी सौम्या के यहाँ एक बेहद सुंदर लड़का पैदा हुआ। दोनों बड़ी बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे नदी में बहा दिया और रानी सौम्या की गोद में बंदर का बच्चा रख दिया और सारे महल में ये बात फैला दी कि रानी सौम्या की गोद में बंदर जैसा बच्चा पैदा हुआ है। सम्राट अजय सेन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने रानी सौम्या को मारना चाहा, लेकिन सम्राट अजय सेन के अक्लमंद सेनापति ने रोका और कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा रानी सौम्या का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नदी में बहती हुई जा रही थी कि एक किसान की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक नवजात शिशु था। किसान के घर कोई औलाद ना थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। किसान की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। क्योंकि यह टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी, इसीलिए किसान ने इसका जिक्र किसी से ना किया। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल रानी सौम्या के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। अभागी रानी सौम्या ने अपनी बहनों को इस बार भी बुलाया, लेकिन अब की बार उन्होंने मरे हुए खरगोश का बच्चा रख दिया और ये बात पूरे महल में फैला दी कि मरी हुई खरगोश का बच्चा पैदा हुआ है। और इस बार भी असली लड़के को टोकरे में डालकर नदी में बहा दिया
और संयोग से इस बार भी उस बच्चे को किसान ने पकड़ लिया और अपने घर में पालन पोषण करने लगा। तीसरे साल रानी सौम्या के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन दोनों बहनों ने उसको भी मरी हुई बिल्ली बताकर बात फैला दी और लड़की को नदी में बहा दिया और वो लड़की भी उस किसान को मिल गई। उसने उसे भी रख लिया। सम्राट अजय सेन ने नाराज होकर रानी सौम्या को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके नगर के बीचों बीच चौराहे पर रखवा दिया, ताकि हर आने वाला उसको गोबर और पत्थर मार सके और जो इंसान इनकार करे उसको सजा दी जाए। लोग मजबूरन रानी सौम्या को पत्थर मरते और गोबर फेंकते। उनके ऊपर तीनों बच्चे किसान के यहाँ परवरिश पाते रहे। किसान ने तीनों बच्चों की अच्छी शिक्षा और व्यवहार राजा जैसी करवाई। बड़े लड़के का नाम किसान ने रखा विक्रम, छोटे भाई का आदित्य और लड़की का नाम रखा चित्रलेखा। कुछ दिन बाद किसान की पत्नी बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही दुख हुआ जितना कि माँ का होता है। कि क्यों? कि वह इसी को माँ समझते थे। इस बीच सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। किसान भी रुपए पैसे वाला हो गया। उसने राजा अजय सेन की इजाजत से एक महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया, जिसमें एक चिड़िया का पिंजरा भी था और तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। अभी यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि किसान बीमार हो गया और कुछ दिन बीमार रहने के बाद मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था? आखिर सब्र करके बैठ गए। जब दोनों भाई शिकार के लिए जाते, तब चित्रलेखा बाग में अपना मन बहलाती या कभी गाना गाती। एक दिन रानी सौम्या की बड़ी बहन को भी उनका पता चल गया और वह भड़क उठी। उन्होंने और वो दोनों बहनें आपस में सलाह की, रानी सौम्या का तो हमने अच्छे से इंतजाम कर दिया था, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी ना किसी वक्त राज खुल जाए। इसलिए उन्होंने एक चतुर औरत को बुलाकर अपना इरादा उसे बताया। चतुर औरत कहने लगा, तुम तसल्ली रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊं कि किसी को कानों कान खबर ना होने पाएगी। एक दिन विक्रम और आदित्य शिकार के लिए गए। चतुर औरत उनके घर आई और चित्रलेखा से कुछ खाने को मांगा। चतुर औरत ने उसने खाना खिलाया और खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। चतुर औरत बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वह मिल जाए तो फिर यह जबरदस्त बाग होगा। चित्रलेखा ने पूछा, वह क्या है? उस औरत ने कहा, इनका मिलना जरा मुश्किल है। चित्रलेखा ने कहा, तुम बताओ तो सही। उस औरत ने कहा, इसमें बोलती हुई चिड़िया गाना, गाने वाला पैड्डे और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वह भी आ जाए तो फिर यह बाग में 4 चांद लग जाए। चित्रलेखा बोली, यह चीजें कहाँ से मिलेंगी? तब उस औरत ने कहा कि यहाँ से 25 दिन की मंजिल पर, हिंदुस्तान की आखिरी सीमा पर, जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर कोई हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन सब चीजों को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। उस औरत ने उसके मन में वो लालच डालकर भड़का कर गायब हो गई। लेकिन चित्रलेखा एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो बहन को फिक्र देखकर पूछा, तो उसने उस औरत सारी बात बता दी। विक्रम ने कहा कि तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? मैं जाऊंगा ना और यह सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज विक्रम सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि यह मेरी निशानी है। जब तक ये साफ है समझना, मैं ठीक हूं जब, और देखो कि यह गंदा हो गया है तो उस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत में हूं, और अगर इस खंजर खून आ जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भाई बहन से अलविदा होकर 25 दिन तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो उस औरत ने बताया था। 25 दिन। हिंदुस्तान के आखिरी सीमा पर उसे कुटिया नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक साधु बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ है। विक्रम ने थैले से खाना निकालकर साधु को दिया और फिर बढ़िए प्यार से बात की। उसके पास बैठकर साधु खुश हुआ और कहने लगे, यहाँ कैसे आना हुआ? विक्रम ने अपनी बहन की बातें विस्तार से बताई और कहा, वह अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया गाने वाला पैडी और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश में आया। साधु ने एक ठड्डी आह भरी और कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत है। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। क्योंकि बहुत से आदमी इस तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। विक्रम ने जिद किया तो साधु ने अपनी पोटली से एक गोल पत्थर निकालकर दे दिया और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे पीछे चलना। जहां यह पत्थर रुक जाए
तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे चले गए तो तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूद होंगी और तुम उन्हें लेकर चले आना। विक्रम ने साधु का धन्यवाद किया और वो पत्थर जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो पत्थर पहाड़ के पास में जाकर रुक गया। विक्रम घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी कुछ ही कदम चला था कि चारों तरफ से शोर मच गया। अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, लेकिन विक्रम सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो वो सब आवाज सुनकर विक्रम का खून खोल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी खरनाक आवाज निकली और विक्रम तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ ना था, लेकिन वह खुद पत्थर का हो गया। रोज चित्रलेखा खंजर देखती और उसकी सलामती की प्रार्थना करती। एक दिन चित्रलेखा दिन में खंजर उठाकर देखी तो वह चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई। आदित्य बाहर से आया तो कहने लगा, चित्रलेखा, भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा मन बैठा जा रहा है। चित्रलेखा अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वह बिल्कुल काला हो चुका था। यह देखकर चित्रलेखा रोने लगी और आदित्य से कहा, जरूर भाई, विक्रम पर कोई मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि खंजर मैला है। भगवान का शुक्र है कि वह अभी जिंदा है। आदित्य बड़ा परेशान हुआ और को समझाने लगा, मैं विक्रम की तलाश में जाता हूँ। पर चित्रलेखा ने कहा, भाई, मैं अकेली कैसे रहूंगी? आदित्य कहने लगा, मैं भगवान के भरोसे करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो, अगर इस वक्त विक्रम की मदद नहीं मिली तो क्या होगा? उसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर बहुत रोए। आदित्य ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और उससे कहा, मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक यह अच्छी हालत में है मैं ठीक हूँ, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। चित्रलेखा ने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ, भगवान तुम्हें जीत दिलवाए। आदित्य 24 दिन सफर के बाद 25वें दिन उसी साधु की कुटिया पर पहुंचा और वहीं सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूं। साधु ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है। कुछ दिन हुए, तेरा हमशक्ल नौजवान गया, लेकिन वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। आदित्य ने कहा, बाबा, वह मेरा भाई था। अब मैं जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दूंगा या भाई का बदला लूंगा। साधु ने जब देखा कि यह नहीं मानता तो फिर से उसने वैसा ही गोल पत्थर निकालकर उसे भी दे दिया और कहा कि इसको डाल दो, जमीन पर इसके पीछे चले जाना, और सब कुछ समझा दिए। आदित्य ने वो पत्थर को जमीन पर डालकर इसके पीछे पीछे रवाना हुआ। पत्थर पहाड़ के पास में जाकर रुक गया। आदित्य घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चलने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हर तरफ शोरगुल और खातिर का आवाजें उसका नाम ले लेकर उसे धमकाने लगी। परवेज अपने गुस्से पर काबू न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वह पत्थर का हुआ, उसी वक्त चित्रलेखा के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके करीब हो गए, जिससे चित्रलेखा समझ गई कि दूसरे भाई पत आन पड़ी है। बहुत दिन वह दोनों भाइयों को याद करके रोती रही। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि जब भाई ना रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। उसने लाडशके के कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अपने भाइयों की खोज में खुद चल पड़ी। 24 दिन चलने के बाद 25वें दिन वो भी उसी झोपड़े में पहुंच गई और वहीं सवाल किया। चित्रलेखा ने साधु ने कहा, बेटी, मुझे मालूम है कि तुम आदमी नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया अभी तक। चित्रलेखा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब भी कुछ दिन पहले मेरे दो भाई यहाँ आकर लापता हो गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी साधु ने पहाड़ के सब कुछ अच्छे से बता दिया और उसको भी एक वही गोल पत्थर निकालकर चित्रलेखा को दिया और कहा कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। चित्रलेखा ने वो पत्थर लेकर साधु को प्रणाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठूंस कि बिल्कुल कान बंद हो गए। यह देखकर साधु मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। यह तरकीब आज तक किसी की समझ में ना आई। इस तरह ना कान में आवाजें जाएंगी और न तू धोखा खाएगी। जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करें। चित्रलेखा पत्थर के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के पास में पहुंचकर घोड़े से उतरी
और रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुईं, लेकिन चित्रलेखा के तो कान बंद थे। कुछ सुनाई ही ना देता था। वह बेखबर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। चित्रलेखा ने अपने कानों की रुई निकाली। सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। इसको पकड़ लो, वो यह चोर है। चित्रलेखा ने उसकी एक ना सुनी और बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूं। चित्रलेखा ने कहा, गाने वाला पेडियच कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा, उसकी डाल तोड़ लो, वही काफी है। चित्रलेखा ने उसकी डाल तोड़ ली। फिर सामने के झरने से वहीं रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर चित्रलेखा ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं, किस तरह अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, यह सब जादू का खेल है, इसी झरने का पानी डालो, फिर भगवान का करिश्मा देखो। चित्रलेखा ने पहले अपने ने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी झरने का पानी छिड़का। वह इसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन सभी आदमियों पर झरने का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सब के सब अपनी असली हालत में आ गए और चित्रलेखा को धन्यवाद किया। उसके बाद सब पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हिन हिना रहे हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार हो होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां आकर देखा, न तो साधु था और न उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा हुआ था। चित्रलेखा अपने भाइयों के साथ अपने नगर रवाना हो गई। घर आकर उसने अपने बैग में गाने वाले पेडीएच की डाल एक जगह पर लगा दी और एक बहुत बड़ा बाग में फुव्वारा तैयार करके उसमें सुनहरे झरने का पानी डाल दिया। जब अगले दिन उसने देखा तो उस पेडिच की डाल की बजाय पूरा पेड़ खड़ा था और पानी से भरा हुआ था और फुव्वारा जोर से चल रहा था। बाग में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। सारे नगर में इन चीजों की प्रसिद्ध हो गई। बहुत सारे लोग इस सब को देखने आते, हैरान रह जाते। एक रोज विक्रम और आदित्य शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में राजा अजय सेन की सवारी मिल गई। हर संयम उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। उनको देखकर राजा अजय सेन ने पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने बताया किया कि महाराज, हम किसान के लड़के हैं और आपकी महाराज इजाजत से महल तैयार कराया था, इसमें रहते हैं। राजा अजय सेन के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी और बात करते करते उन्होंने की, तुम कहाँ से आ रहे हो? विक्रम ने अर्ज किया कि शिकार खेलने गए थे। राजा अजय सेन ने कहा कि बगैर इजाजत शिकारगाह में क्यों गए तुम दोनों? उन दोनों ने हाथ बांधकर कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, अब हम बिना इजाजत शिकार करने नहीं जाएंगे। राजा अजय सेन मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा, मेरे साथ आओ, चलो दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ साथ जंगल में जाकर थोड़ी देर में शेर लाए और राजा के आगे पेश किया। राजा अजय सेन उनकी बहादुरी और योग्यता से और ज्यादा प्रभावित हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ जोड़ डाकर बोला, महाराज, हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर कसम खा रखी है कि आपकी सलाह के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। राजा अजय सेन ने इजाजत दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन राजा अजय सेन की दावत का जिक्र चित्रलेखा से करना भूल गए। दूसरे दिन राजा अजय सेन से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और बोले कि महाराज, हमें कल याद नहीं रहा, आज पूछकर फिर आएंगे। इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज राजा अजय सेन ने दोनों को एक एक फल दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगा तो यह फल गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। उन दोनों भाइयों ने राजा को धन्यवाद कहा और फल कमर में बांध लिए। जब रात को लेटने लगे तो वह फल कपड़ों से गिरी और उन्हें राजा अजय सेन से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त चित्रलेखा के पास आए और राजा अजय सेन की निमंत्रण का जिक्र किया। चित्रलेखा कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों ना रखा? खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। चित्रलेखा चिड़िया के पास आई और सवाल किया, मेरे भाइयों को महाराज के दावत में जाना चाहिए कि नहीं? चिड़िया ने कहा, हाँ, जरूर जाना चाहिए। चित्रलेखा भाइयों के पास आई और कहा कि आप महाराज की दावत मंजूर कर लें। दूसरे रोज विक्रम और आदित्य फिर शिकारगाह में महाराज से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई
कि तुमने पहले निमंत्रण कबूल क्यों ना की? महाराज ने हंसकर कहा। कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी है। फिर वह इन दोनों भाइयों को लेकर महल के अंदर दाखिल होते हैं। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि यह कहाँ के युवराज हैं। लोग उनकी सुंदरता को देखकर खुश हुए। राजा विक्रम और आदित्य को लेकर एक कमरे में आए। फिर टेबल पर खाना रखा गया और सबने मिलकर खाना खाया। महाराज चाहते थे कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहे जब तक खाना खाया खत्म नहीं हो जाता। बादशाह बराबर इनकी तरफ देखते रहे। खाने के बाद देर रात तक दोनों भाई महाराज के मेहमान बनकर रहने लगे होने लगे। तो प्रार्थना है कि कल जब महाराज शिकार से वापस हो तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दें। महाराज इनकार ना कर सके और कहने लगे, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन चित्रलेखा को बताया। दूसरे रोज विक्रम और आदित्य तो शिकारगाह में चले गए। चित्रलेखा चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज महाराज हमारे यहाँ दावत में आएंगे। क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे रसोइयां हैं, उनको बोल दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन मीठे चावल की मोतियों की खीर जरूर पकाना। चित्रलेखा ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में जो गाना गाने वाला पेड़िया हीरे बैच है उसके नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। चित्रलेखा ने खुद जाकर खोदा तो वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा था। उसने एक संदूक की मोतियों की निकाली और रसोइया को बुलाकर कर भिन्न भिन्न खाने पकाने को बोल दिया। साथ में ही संदूक से मोतियों को निकलकर रसोइया दिया और कहा, इसकी खीर बनाओ। रसोइया हैरान हो गया और कहा कि मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और यह किस तरह खाई जाएगी। चित्रलेखा ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो आज्ञा दिया है वह करो। विक्रम और आदित्य बहुत दिनों तक राजा के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने महाराज को रात का वादा याद दिलाया करते। एक दिन महाराज तैयार हो गए और शिकारगाह से सीधा उनके घर आ गए। जब चित्रलेखा को मालूम हुआ कि महाराज घर आ है गए हैं तो अपनी दोस्तों के साथ दौड़कर दरवाजे पर स्वागत किया। राजा ने चित्रलेखा को देखा तो उसके सीने में एक अलग सी धक धक हुई, जैसे विक्रम और आदित्य को देखकर उठी थी। उसने चित्रलेखा को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई महाराज को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां महाराज ने अलग अलग तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुए और पूछा, यह क्या है जो बार बार अलग अलग तरह की आवाज आ रही है? विक्रम ने सब हाल का सुनाया कि हमारी बहन यह खूबसूरत तोहफा इस तरह लाई। महाराज बहुत खुश हुआ और पेड्डे से वे गाना सुनता रहे। फिर और फिर फुवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे इसके आसपास जमा थे। चित्रलेखा ने कहा, बेसुध चिड़िया महाराज खड़े हैं। चिड़िया फौरन राजा को प्रणाम करती है। महाराज उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुए। जब सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। चित्रलेखा ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरे में लाकर लटका दिया। महाराज जब खाना खाने को बैठे तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुए और कहने लगे, यह कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद हो। सी बेवकूफी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। विक्रम, आदित्य और चित्रलेखा खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने कहा, महाराज, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने यह कहा था कि रानी सौम्या के यहाँ बंदर, खरगोश और बिल्ली पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने यह क्यों ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते? चिड़िया की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया और कहा, चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ, असली बात क्या है? चिड़िया ने कहा, रानी सौम्या की बड़ी बहन, जिनका ब्याह आपने उनकी मर्जी से हलवाई से और रसोइया से करवाया था, अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी थी। बच्चे के जन्म के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नदी में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बंदर और खरगोश के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी नदी में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा बिल्ली पैदा हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से वह तीनों बच्चे आपके नगर के किसान के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया, पढ़ाया और अब वह बच्चे आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर
महाराज रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी प्यार से तुम सब दूर रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर नगर की चौराहे पे पहुंच गया और पिंजरा खुलवाकर रानी सौम्या के कदमों में जाकर गिर गया और सारी बातें बताकर माफी मांगी। और रानी सौम्या भी रोने लगी और महाराज को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। महाराज ने रानी सौम्या को वैद्य के पास भेजा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और खुद महाराज ने रानी सौम्या की दोनों बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करा दिया। रानी सौम्या ठीक होकर महल में वापस आ गई। उसी वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज महाराज ने पूरे राज्य में खुशी मनाने का ऐलान कर दिया। विक्रमादित्य और चित्रलेखा के साथ नए महल में आ गए। महाराज भी यहीं रहने लगे। उसके बाद उसने कई साल तक अत्यंत न्यायपूर्ण इंसाफ से राज्य चलाया। सच वो बीज है जो चाहे कितनी भी गहराई में दबा दो, एक दिन फूटकर उजाले की ओर बढ़ता ही है। और जब वह खिलता है तो झूठ की छांव खुद ब खुद ढह जाती है। तो अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो कहानी वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। धन्यवाद।